तो मेल में ऐसा क्या, अगर हम कुछ बीमारियां का अगर नोटिस करें? इवन मेल्स में हाँ। ट्यूबरकुलोसिस अफेक्ट करता है। हम्म, मेल्स को अगर प्राइवेट पार्ट में कभी कोई इंजुरीज रही है हम्म, या प्राइवेट पार्ट में कोई सर्जरीज रही है, हम्म, तो वो सब इंडिकेट करती है कुछ हो सकता है, जिसकी वजह से वी हैव टू बी केयरफुल। ओके। तो क्या मेल इनफर्टिलिटी को हम समझे कैसे यहाँ पे? ओके, सो जैसे मैं सबब में काम करता हूँ, मेरा जो हॉस्पिटल है वो थोड़ा पुणे के बाहर के एरियाज में है, हाँ। 10 किलोमीटर अवे। सो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं उससे बताना चाहूँगा कि जनरली हमारे पास पहले लेडी आती है हाँ कि उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, हाँ फैमिली परेशान है, जनरली उनके इन लॉज आएंगे या तो खुद की मदर एंड पेरेंट्स आते हैं एक लेडी के। तो कई बार ऐसा हुआ है कि एक लेडी आई, हम उनको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं 2-3 महीने तक, हस्बैंड कभी किसी चीज़ में बिजी है, कभी कहीं बिजी है। फिर जब वो आते हैं वापस, बहुत ही मतलब इनवाइट करने के बाद या बहुत ही कोक्स करने के बाद कि, और यार वो बिजी हो भी सकते हैं, जब उनके हम टेस्ट करते हैं तो पता चलता है प्रॉब्लम उनमें थी जी स्पर्म काउंट नहीं था या हाँ। स्पर्म काउंट बहुत कम था। हाँ। सो और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो मेल्स में जो इनफर्टिलिटी को डायग्नोस करने का तरीका बड़ा आसान है। उनमें हमें कोई टेस्ट नहीं करना है, कोई ब्लड टेस्ट नहीं करना है, कोई इन्वेजन नहीं करना है, बार बार स्कैन नहीं करना है, जो कि ट्रांसवेजाइनल स्कैन्स होते हैं जो कि बहुत ही अनकंफर्टेबल होते हैं एक लेडी के लिए। एक मेल को जो कि बोला जा सकता है कि एक प्लेजरेबल एक इवेंट होता है जो कि हमें मास्टरबेट करके एक सैंपल देना होता है, जो बहुत ही सिंपल सी चीज है, जिससे आधी चीजें हमें उसी से पता चल जाती हैं कि मेल में इनफर्टिलिटी है कि नहीं। ओके और अगर स्टैटिस्टिक्स वाइज देखें सो 40% अराउंड फीमेल्स रिस्पॉन्सिबल है इनफर्टिलिटी के लिए, 40% अराउंड मेल्स रिस्पॉन्सिबल है इनफर्टिलिटी के लिए, 10% दोनों एंड 10% अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी जो हमें मैक्सिमम कई केसेस में मिलता है। सो 40% मेल्स एंड 10% जो दोनों इन्वॉल्व हैं, तो टोटल मेल्स जो अराउंड 50% इन्वॉल्व है मेल इनफर्टिलिटी के केसेस के लिए। सो टोटल 50% में मेल्स इन्वॉल्व हैं और इसमें कोई भी हमें टेस्ट करने की जरूरत नहीं, सिंपल सीमेन एनालिसिस जो कि एक 5 मिनट में हो जाता है और उसकी रिपोर्ट भी हाफ एन आवर में जनरेट हो जाती है। और इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक पॉपुलेशन को समझना चाहिए जो मेल फीमेल दोनों ही हस्बैंड वाइफ हैं, कि इसका ट्रीटमेंट भी बहुत आसान है जी कुछ अगर बेसिक छोटी सी कोई प्रॉब्लम है, हार्मोनल इश्यूज हैं, तो उसको हम एक मेडिसिन या एक बेसिक सर्जरी अगर कुछ है तो उससे भी हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। मेल को कब एक टेस्ट करा लेना चाहिए कि मैं इनफर्टिलिटी की तरफ नहीं हूँ या हूँ, जो कि एक एज के दौरान होना चाहिए टेस्ट, वो कब होनी चाहिए? क्योंकि अभी बहुत सारे लोग लेट मैरिजेस कर रहे हैं, तो लेट मैरिजेस में हम कब किस एज में एक ऐसी कोई टेस्ट करा ले या गायनो से मिल लें जिससे हमें वो इनफर्टिलिटी वाले सेक्शन को या फर्टिलिटी सेक्शन को हम जान पाए कि मैं ठीक हूँ या फिर मुझे उस पर वर्कआउट करना है। सो बेसिकली अगर हम सिर्फ फर्टिलिटी के बारे में एक कपल अगर सोच रहा है तो जितना जल्दी मतलब एज सून एज यू गेट मैरिड, अगर आपने सोचा है कि मुझे आगे 3-4 साल में बच्चा चाहिए तो या 10 साल में बच्चा चाहिए, तो तुरंत जब भी शादी हो जाती है तब एक डॉक्टर को दिखा के आपके बेसिक फर्टिलिटी टेस्ट आपने कर लेने होते हैं। आप जब वो अगर रिपोर्ट्स ठीक आती है एंड वी हैव द फ्रीडम कि हम प्लान कर पाए कि ठीक है सब ठीक लग रहा है, बेसिक टेस्ट तो ठीक लग रही है, अब मैं शायद 2 साल बाद ट्राई करूंगी। जब मैं ट्राई करना शुरू करूंगी उससे पहले आई मस्ट मीट विद द डॉक्टर, रन सर्टेन बेसिक टेस्ट जिसमें मैं देख रही हूँ कि हाँ मेरे न्यूट्रिशन लेवल्स ठीक है, मेरे बाकी के बेसिक हार्मोन लेवल्स ठीक है, अगर मैं तुरंत कंसीव करती भी हूँ तो मेरे बेबी के ऊपर कोई हार्म नहीं होगा, आई एम इन अ गुड हेल्थ। सेम पार्टनर के लिए उनके डिटेल्ड इवैल्यूएशन में सिर्फ एक सीमेन एनालिसिस हम चेक करते हैं। अगर इतने बेसिक चीजें भी हम देख ले then that is enough and then you start trying। तो ये जो स्पर्म काउंट होता है जिसपे एक फर्टिलिटी का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो एक हेल्दी स्पर्म को हम कंटिन्यू करने के लिए ऐसा लाइफ स्टाइल में या फिर ऐसा क्या होता है जिसके कारण हम एक हेल्दी स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं मेल्स? सो ये फैमिली, जैसे अभी ये तो बहुत सारी फैमिलीज देखेंगे इस वीडियो, सो उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि स्पर्म जो होते हैं उनको एक स्पर्म को बनने में बहुत दिन लगते हैं, 3 से 4 महीने लगते हैं। और जो स्पर्म जहाँ पे बन रहे हैं टेस्टिस में, उसकी ग्रोथ तो बचपन से स्टार्ट हो जाती है, हार्मोन्स भी बचपन से स्टार्ट होते हैं। सो उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो हमारे बच्चे हैं, मेल्स हैं, उनको हम बचपन से ही हेल्दी लाइफस्टाइल
को सिखाना शुरू करें स्कूल्स में, घरों में, जिससे कि वो बचपन से ही उनका BMI नॉर्मल हो, ओबीज ना हो, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हो, जिससे कि जब वो एक मैरिजेबल एज में पहुंचे तो वो हेल्दी हो, बहुत ज्यादा ओबीज ना हो, उनको डायबिटीज वगैरह डेवलप होने के चांसेस कम हो, उनका वेट, जैसे मैंने ओबेसिटी बोला, उनके वेट एकदम नॉर्मल होना चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल होगी। सो जब वो शादी भी करेंगे तो वो पहले से ही उनकी हेल्दी लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स की वजह से उनके हेल्दी स्पर्म्स बनने पहले से ही शुरू हो चुके होंगे। और इस वजह से मैं बोलता हूँ कभी कभी कि हम जब फीमेल्स को एग्जामिन करते हैं, हम उनके ही हार्मोन्स को चेक करते हैं, कभी भी हम मेल्स के हार्मोन्स को चेक ही नहीं करते हैं। इवन जो हमारे जो जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट्स हैं, हम सारे टेस्ट फीमेल्स के कर लेते हैं। अगर मेल पैरामीटर्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो हम कभी भी मेल के हार्मोन्स को चेक नहीं करते, जो कि बहुत जरूरी है जी। और बेसिकली मेल के जो ऑर्गन्स हैं उनको एग्जामिन भी करना उतना ही जरूरी है जी। सो लाइफस्टाइल एंड जो खाने की हैबिट्स हैं वो मेल के लिए बहुत जरूरी हैं, जो जिससे कि एक हेल्दी स्पर्म का प्रोडक्शन हो मेल में। एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था जिसमें फॉरेन का आर्टिकल था, उसमें मेंशन ये था कि बहुत सारे केस स्टडी बेस्ड थे। उसमें एक बंदा था जिसने 25 के एज में स्पर्म को फ्रीजिंग कराई थी और उसको 28 के एज में डायग्नोज हुआ कैंसर। करेक्ट। और उसको ट्रीटमेंट हुआ जो कि 35 तक चला, वो क्योर हो गया। अब वो मैरिज किया, डॉक्टर ने सीधे मना कर दिया कि आपके जो भी स्पर्म होंगे अभी वो सही नहीं है और इन फ्यूचर भी सही रहेंगे नहीं रहेंगे, उस पे क्वेश्चन था। लेकिन अभी उसके पास फ्रीजिंग था, वो यूज किया और वो सबसे हेल्दी बेबी उसके घर में, और उसके घर में 5 बेबी है। फॉरेन में तो होते ही है, 5 बेबी है और हेल्दी है सब, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो वही बात हो गई कि हमें तो बहुत सारी बीमारियां पता नहीं होती है, एक सर्टेन एज के बाद में अगर हम टेस्ट करा ले, करेक्ट, और उसके लिए अगर जो भी डॉक्टर का एडवाइस होगा कि आप क्या ले सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं, और उसके तरफ जाएंगे तो जैसे आपने डिटेल में बताई कि शादी से पहले भी आप एक बार कंसल्ट करें और बाद में भी कंसल्ट करें तो अच्छी रहेगी। फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी का एक रिलेशन अल्कोहल से भी जोड़ा जाता है। ज़्यादातर कहा जाता है, डॉक्टर से एडवाइस आता है आप लोग से कि वीमेन को अगर कंसीव करना है तो उससे पहले अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना चाहिए, सिगरेट कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो ये सब जो है चीज़ें, तो ये क्या मेल पे भी उतना ही लागू होता है जितना फीमेल पे लागू होता है? जी, बहुत अच्छी जो पॉइंट आपने वो किया है। क्वेश्चंस मेरे पे बहुत सारे पूछे जाते हैं पेशेंट्स के द्वारा कि अल्कोहल एंड स्मोकिंग कितना नॉर्मल है। पहले तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि अल्कोहल एक ऐसा कंपाउंड है जो हमारे बॉडी में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इवन 1 ml भी नॉर्मल नहीं है जी। सारा ही डिटॉक्सिफाई किया जाता है लिवर में, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि हम कितना अल्कोहल ले सकते हैं, तो मेरा पहला आंसर ये होता है कि हम बिल्कुल नहीं ले सकते। स्मोकिंग कितने कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते जी, बिल्कुल। बट फिर हम मॉडरेशन में चलते हैं, बिकॉज एक पेशेंट को अगर हम बोलेंगे कि बिल्कुल ना लो तो कभी बंद नहीं करेगा, एंड देन हमें ऐसा सुनने को मिलता है बंद कर दिया है या बंद नहीं किया है, बट तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। सो हम मॉडरेशन में करने के लिए बोलते हैं। बट जो एग की क्वालिटी है उनमें स्मोकिंग का बहुत गहरा असर होता है। एग की क्वालिटी पहले तो अच्छी नहीं रहती है, दूसरा एग का नंबर जल्दी डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। किसी जो हमारा एक लेडी में एक अराउंड 35 ईयर्स के बाद होना चाहिए, वो जो लेडीज हैं जो कि अराउंड 10 सिगरेट्स अ डे से ज़्यादा लेती हैं, उनमें तो ये अराउंड 30-28 ईयर्स से भी एग्स का नंबर कम होना शुरू हो सकता है। मेल्स में बेसिकली जो स्मोकिंग है उसका इफेक्ट जो स्पर्म्स की मोटिलिटी पे बहुत ज़्यादा होता है। इवन मॉर्फोलॉजी पे भी अगर ये बहुत लंबे टाइम तक लिया जाए, स्मोकिंग किया जाए, सो स्पर्म की मॉर्फोलॉजी पर, लाइक जैसे स्पर्म्स बाहर से दिखने में है, उनके जेनेटिक कंटेंट और उनका डीएनए फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स वो भी बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और दूसरी चीज़, ये तो हो गया प्रेगनेंसी ना होने की वजह। दूसरा, जब प्रेगनेंसी हो जाती है और अगर लेडी अभी भी स्मोकिंग करती है तो उनमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर एबॉर्शंस, इवन सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शंस, प्री टर्म डिलीवरीज के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसलिए स्मोकिंग एंड अल्कोहल से तो दूर ही रहना चाहिए जितना रह सके, या तो फिर मॉडरेशन में एटलीस्ट करना चाहिए। दोनों ही चीज़ें बहुत ही हार्मफुल है। मार्केट में भी बहुत सारे ऐड आते रहती है कि ये लीजिए आपकी फर्टिलिटी बढ़ जाएगी या आपके स्पर्म काउंट बढ़ जाएंगे। तो
क्या जो मार्केट से हम लेते हैं बिना, जैसे आपने बताया कि लेते ही रहते हैं, आपको जरूरत है कि नहीं है, आपकी बॉडी की नीड क्या कहती है, तो वो जो लेना ओवर द काउंटर जाके कि मुझे ये ऐड में दिखा है, मुझे वैसा लग रहा है कि मेरे में है सिम्टम, हम ले लेते हैं, खा लेते हैं, तो वो कितना इम्पैक्ट करेगा। तो अगर आप बेसिक सप्लीमेंट लेते हैं मल्टीविटामिन का, दैट इज ओके, यू कैन टेक इट रेगुलरली, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर लग रहा है, लेकिन हम जब B12 लेवल चेक करते हैं और काफी ज्यादा है एंड द पेशेंट इज कंटिन्यूइंग एंड टेकिंग, तो फिर दैट इज रॉन्ग। तो कुछ एक चीजें, जैसे अगर विटामिन डी सप्लीमेंट आप साल में 2 बार कर रहे हैं खुद का, रोज रोज नहीं, हर हफ्ते ही ले रहे, ऐसे नहीं कर रहे हैं, बीच बीच में चेक कर रहे हैं अपने लेवल्स, अगर कुछ ऐसी चीजें करते हैं, इट इज ओके, बट नॉट एवरीथिंग दैट हैज बीन ये लेने से ये हो जाएगा और मैं कर लूं, वो सही ही है आपके लिए, नॉट नेसेसरी। जैसे फॉलिक एसिड मैंने कहा, आप ले रहे, गुड फॉर यू, लेते रहिए, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, वेरी गुड। लेकिन उसकी वजह से आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि आप कितना ले रहे हैं, कितना उसका अमाउंट है, सब ठीक है कि नहीं। ओवर डोजिंग भी नहीं करना है, नॉर्मल अमाउंट्स में अगर कुछ ऐसी चीजें लेते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आप रेगुलरली लेते हैं, चाहे वो फर्टिलिटी के हिसाब से हो, चाहे वो रेगुलर हेल्थ मेंटेन करने के लिए हो, इट इज गुड फॉर यू, यू कैन टेक इट, नो प्रॉब्लम। लेकिन कुछ में कुछ और ऐड किया हुआ है, कुछ है हमें पता नहीं है, सो प्रेफरेबली नो, ऑलवेज टॉक टू अ डॉक्टर, टेक अ कंसल्टेशन कि मैं ये लूँ क्या। अगर डॉक्टर कहते हैं हाँ आप ये ले सकते हैं, तो लीजिए। जी बिल्कुल। वो कंसीव नहीं कर रही है, उसको एक बहुत सारे नामों से पुकारा जाने लगता है एक विमेन को, जो कि एक मेंटल प्रेशर आने लगता है, लेकिन उस पे बहुत सारे मेल जो उनके हस्बैंड होते हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं कि हाँ, ये समझ में लेते हैं कि हाँ वो विमेन का क्षेत्र है, उन्हीं को प्रॉब्लम है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अब मैं इसकी ट्रीटमेंट में नहीं जाऊंगा। बिल्कुल। बहुत सारे अभी भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, जो कि ये क्षेत्र में है कि भाई मुझे नहीं इस ट्रीटमेंट में जाना, मुझे स्पर्म डोनेट नहीं करना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। बिल्कुल। उनके घर वाले भी यही समझते हैं कि फीमेल में प्रॉब्लम है, मेल में प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। इस पे आपकी क्या राय होगी? इसमें अभी भी हमारे भारतवर्ष में एक प्रॉब्लम तो है, जो मेल ईगो, जो हम सारे कंसल्टेंट फेस करते हैं। जनरली हम एक फीमेल या वाइफ को ही देखते हैं ओपीडी अटेंड करते हुए, वही अटेंड करती है मैक्सिमम। हस्बैंड एंड वाइफ बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि दोनों ही आते हैं, उनको बुलाना पड़ता है। इंडिया में जहाँ पे कि हम सबब में, जैसे कि शहर के बाहर जब हम काम करते हैं, जो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि दोनों चीज़ों को बैलेंस करके हम किस तरह एक फैमिली को कन्विंस करते हैं। मेल ईगो को ना हर्ट करते हुए उनको अलग से काउंसलिंग भी की जा सकती है। कभी कभी हम ये इंश्योर करते हैं कि मेल का ईगो हर्ट ना हो, उस मेल को अलग से बुलाया जाए, कैसे भी कन्विंस करके। आई ट्राई टू कॉल देम कि आप अपने टाइम पे आइए जब भी आप फ्री हैं, ठीक है, हम आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। फिर उनको किसी और तरीके से कन्विंस करना मेल इनफर्टिलिटी के लिए, उनको समझाना, पहले एजुकेट करना बहुत जरूरी है यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट डायरेक्टली बोलना कि आपके में प्रॉब्लम हो सकती है, 40% मेल में प्रॉब्लम होती है, उनके मेल ईगो को हर्ट करने से अच्छा है कि उनको पहले एजुकेट किया जाए। एजुकेशन किस फॉर्म में होता है? हम क्या करते हैं, डोर टू डोर या किसी सोसाइटी में, किसी एक कम्युनिटी में, किसी स्कूल में हम अपने लेक्चर्स भी रखते हैं, जिनमें कि हम केवल मेल्स को ही अटेंड करवाते हैं, जिनको हम इनवाइट करते हैं। वो इस चीज को सुनते हैं कि क्या इश्यूज हैं आज की डेट में मेल इनफर्टिलिटी के, इवन ओवरऑल इनफर्टिलिटी के, फीमेल्स कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, मेल कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। यही लोग जब इनकी शादी होती है तो ये ज्यादा अवेयर होते हैं। तो ये हमारे इनिशियल स्टेजेस में है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह के कैंपेन्स और कैंप्स और लेक्चर्स जो मेल्स के लिए, इवन स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल में भी ये लेक्चर्स होने चाहिए जी। जिससे कि वो पहले से ही अवेयर हो सके अपने स्कूलिंग डेज से, कि हमको तो बताया था कि मेल में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। वो ईगो जो है वो उनका वहीं रखना है, बट हमको उनको कन्विंस करने की कोशिश करनी है, इधर ओपीडी में या उनके सोसाइटीज में या और किसी कैंप्स के थ्रू या इवन स्कूल्स में। सब मास्टरबेड और पोर्नोग्राफी के ज्यादा एडिक्ट हो जाते हैं। इवन मेल को कितने
मतलब एक दिन में या हम वीकली अगर देखें तो मास्टरबेट कितनी करनी चाहिए। और प्रोनोग्राफी देख के वो जो हो जाते हैं कि हमको अभी मास्टरबेट कर रहे हैं और वो एडिक्शन में बदल जाता है उनका, तो वो कितना इम्पैक्ट करेगा उनके फर्टिलिटी पे या स्पर्म काउंट पे, कुछ इम्पैक्ट करता है? मास्टरबेशन से एक्चुअली कुछ नहीं, हाँ, इफ दे आर वाचिंग पॉर्न उससे भी कुछ नहीं। लेकिन अगर जो सीमेन इजैक्यूलेशन है दिन में एक बार भी होता है एंड नेक्स्ट सीमेन में मतलब if there is a 24-hour gap between two sexual activities or a masturbation and sexual activity, it is an optimum gap. Okay. अगर आपका masturbation ही 4 बार हो चुका है और उसके बाद संबंध रख रहे हैं तो उसके अंदर sperm का concentration कम हो सकता है। तो you have to preserve, sperm भी unlimited नहीं है, उसके एक amount रहती है जो टर्नओवर टाइम रहता है, तो वो टर्नओवर टाइम के बाद कम हो जाएंगी। तो अगर दिन में ही काफी बार मास्टरबेशन हो रहा है फिर संबंध रख रहे हैं तो स्पर्म काउंट अफेक्ट हो सकता है, फर्टिलिटी अफेक्ट हो सकती है। लेकिन अगर आपका कोई भी चीज में 24 आवर का गैप है, दैट इज इनफ। ओके, उससे कुछ नहीं होने वाला। सो उतना ड्यूरेशन मेंटेन कर लेंगे तो भी इट इज ओके। अगर किसी का कम, लोग क्या सोचते हैं कि हम जितना संबंध नहीं रखेंगे, मतलब गैप ज्यादा रखेंगे तो स्पर्म बढ़ेगा, जी, तो कंसीव जल्दी हो जाएगा। नहीं, जितना ज्यादा गैप उतना वो स्पर्म के ऊपर ऑक्सीडेटिव डैमेज, ओके, क्योंकि वो अंदर बॉडी में रहा है, उसके अंदर हमने जो भी किया है दिन भर में, चाहे जितना भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस रही है वो सारी इम्पैक्ट करती है और वो एज होने लगती है, खराब होने लगती है। तो आपका फ्रीक्वेंट इजैक्यूलेशन हेल्प करता है। ओके, तो एटलीस्ट 24 आवर्स के बाद या 48 आवर्स के बाद अगर आपका संबंध रहता है, इट इज अ गुड टाइम। ओके, करेक्ट सेक्सुअल एक्टिविटी है, करेक्ट गैप बिटवीन मास्टरबेशन एंड सेक्सुअल एक्टिविटी आल्सो। सही। सिंपल। स्कूल की जब बात की तो सबसे ज्यादा जो ड्रिंकिंग और स्मोकिंग का जो शुरुआत होता है वो 9, 10, 11, 12 से ही शुरू होने की संभावना बढ़ जाती है, सिगरेट की तो बढ़ी जाती है। तो अगर हम वहाँ पे ही जाके उनको बोले कि भाई जो आप करने वाले हो उससे आपको इन फ्यूचर 10 साल के बाद बहुत बड़ा प्रॉब्लम में आ सकते हो, तो वो रुक सकते हैं शायद। तो बिल्कुल। हमारी आपने जैसे बोला कि इसके लिए जैसे हम बहुत सारे एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन और ये सब स्कूल में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें एक सेक्शन या फिर पर्टिकुलरली इसके लिए भी हम रख सकते हैं कि आपके अल्कोहल और बहुत सारे लाइफ स्टाइल जो चेंज हो जाती है बच्चों में, जंक फूड और लाइफ स्टाइल, खेलना कूदना बंद हो जाता है, तो वो सब करें ताकि आप एक हेल्दी रहें, आपके स्पर्म हेल्दी रहें, आपके एग हेल्दी रहे, तो आप आगे 10 साल में आपकी अच्छी लाइफ बीत सकती है। और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस इशू को लेकर। तो इसलिए एजुकेशन बहुत जरूरी है, मुझे लगता है एजुकेट करना एक सोसाइटी में जहाँ पे कि मेल ईगो हर्ट ना हो। हाँ, सो ये मेल ईगो रहेगा, अभी रहने वाला है इंडिया में, इसको हम एकदम से बंद नहीं कर सकते। इसलिए एक फैमिली को कन्विंस करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक फीमेल को अकेले कन्विंस करना। सो मेल के ईगो को हर्ट किए बिना उनको एजुकेट करके उनका सीमेन एनालिसिस कैसे कराना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं, या तो फोर्सफुली जो कि पेशेंट अगली बार से आएगा ही नहीं, या तो उसको एजुकेट करके उसको प्रॉपर्टी समझा के कि प्रॉब्लम है, देखिए आपके खर्चे भी कम होंगे, हो सकता है प्रॉब्लम आप में है, हम अगर आपको मेडिसिन देते हैं तो ये प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाएगी, प्रेगनेंसी आपको अगले महीने हो जाएगी, 2 महीने 3 महीने के अंदर। सो दैट ही विल अंडरस्टैंड एंड देन वो एजुकेशन के बाद ही विल बी मोर इन्फॉर्म्ड, मोर फोर्थकमिंग, खुद अपने आप से ही आके आपसे मिलने आएगा कि मेरे में क्या प्रॉब्लम है, मेरे में शुगर तो नहीं है, मुझे ये ठीक करना है क्या, अपनी लाइफस्टाइल बताइए मुझे कैसे इम्प्रूव करनी है। सो इंडिया में हमें कुछ चीजें ये एक्सपीरियंस से ही सीखी जा सकती है। सो ये एक्सपीरियंस कहाँ से स्टार्ट होता है? स्कूल्स, कॉलेजेस से, कैंप से। तो ये इम्पोर्टेंट लगा मुझे बताना। बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाना या इजैकुलेशन हो जाना, तो ये जो हो जाती है, तो इसको इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे होता है कि हम उस स्टेज पे ही नहीं पहुंचे हैं,
और इजैकुलेशन हो जा रहा है, तो वो कैसे मेंटेन हो, वो कैसे हो? उसके लिए ट्रीटमेंट्स लेना ज़रूरी है। हाँ। क्योंकि उसके कुछ कारण होती है कि क्यों प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा है। कुछ लोगों को डायबिटीज़ होता है, डायबिटीज़ की वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है। सम पीपल आर ऑन सर्टेन मेडिकेशंस जिस वजह से उनको वो हो रहा है। इरेक्शन जो ठीक से नहीं हो रहा है उसके लिए भी कुछ एक कारण होती है। वो आराम से कुछ मेडिसिन देने से ठीक हो सकती है। इसके लिए हमें डॉक्टर दिखाना ज़रूरी है। वी विल हैव टू फर्स्ट इवैल्यूएट एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग, डू यू हैव सर्टेन रीजंस व्हाई दिस इज़ हैपनिंग। तो उस रीज़न को ठीक करने से वो ठीक हो जाएगा। लेकिन इट इज़ जस्ट परफॉर्मेंस एंजाइटी या बस उस सिचुएशनल प्रॉब्लम दैट नीड्स साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। बहुत बार सिचुएशनल होता है, मतलब ऐसे करने के लिए कहेंगे तो कोई इश्यू नहीं आएगा, बट उस पॉइंट पे करने के लिए कहेंगे तो तुरंत उनको एंजाइटी हो जाता है, प्रेशर में आ जाते हैं। तो अगेन वो प्रेशर क्रिएट ना करना, प्रेगनेंसी का प्रेशर क्रिएट ना करना, और बस नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी रख रहे, इस हिसाब से सेक्सुअल एक्टिविटी रखना हेल्प करता है। तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इरेक्शन में भी अगर इफ इट इज बेसिकली परफॉर्मेंस रिलेटेड तो उसको थोड़ा साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग की ज़रूरत पड़ती है, उससे ही ठीक हो जाता है। आईवीएफ के लिए एक चीज़ देखी जाती है कि फीमेल आईवीएफ करा सकती हैं, सिंगल फीमेल, और सिंगल मेल नहीं करा सकते हैं। लेकिन जबकि हम देखते हैं करण जौहर को, तुषार कपूर को, ये लोग सिंगल फादर हैं। तो ये कैसे वर्क हुआ उस टाइम में, और आज के टाइम में सिर्फ फीमेल ही, सिंगल फीमेल ही मदर बन सकती है आईवीएफ से? इसको क्लियर कर दीजिए। यस डेफिनेटली। सो जो एआरटी एक्ट जो नया आया उसके ये सब जो आपने प्रेगनेंसीज बताई वो सारी एआरटी एक्ट के पहले की हैं प्रॉब्ली। सो अभी जो है वो सिंगल मदर्स जो हैं, जो अगर प्रेगनेंसी करना चाहें तो वो खुद प्रेग्नेंट हो सकती हैं थ्रू डोनर स्पर्म, बट वो सिंगल फादर्स के लिए अलाउड नहीं है। सो एआरटी एक्ट के थ्रू भी हम सिंगल फादर्स को प्रेगनेंसी नहीं दे सकते, वो प्रेगनेंसी के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकते। एक आईवीएफ सेंटर में सिंगल मदर्स अप्लाई कर सकती हैं प्रेगनेंसी के लिए भी, वो प्रेग्नेंट हो भी सकते हैं। सो ये एज फार एज द रूल जो अप्लाई होता है उनके ऊपर। लेकिन ये क्यों हुआ, मेल के साथ इतना अत्याचार क्यों हुआ? ये जो पार्लियामेंट ने जब एक्ट पास किया तो जो हमारे जो एट्रोसिटीज हैं अगेंस्ट फीमेल्स उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया कि जो मेल्स के अगेंस्ट कोई एट्रोसिटीज ऐसा कोई एक्ट नहीं है। तो जो इसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया कि एक मेल है और उसके पास कोई एक तो जो मदरली जो हमारे जो इंडिया में माना जाता है कि जो मदर है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक दया भाव, बेबी के लिए। फादर का होना वो भी इतना जरूरी है, बट हमारे जो कल्चर है उसके हिसाब से मदर हो अगर तो वो बेबी को अच्छे से पाल सकती है, इस चीज को माना जाता है। तो पार्लियामेंट ने भी ये सोचा और यही सोच के हो सकता है एक एक्ट में भी इंक्लूड किया हो कि सिंगल फादर को अलाउ ना किया जाए और एक सिंगल मदर जो है वो एक बेबी को अच्छे से रख सकती है, बिकॉज उसकी बॉडी में ही ये बेबी ग्रो होगा, उससे बॉन्डिंग होगी, ब्रेस्ट फीडिंग भी होगी। सो ये बेबी कहीं भी अलग नहीं होगा, किसी एक कपल के बेबी और इस सिंगल मदर की बेबी में कोई डिफरेंस नहीं होगा, बट डिफरेंस हो सकता है अगर वो सिंगल फादर का हो। तो इसलिए लीगली उसको थोड़ा सा अलग रखा गया है। इंडिया में स्पर्म बैंक कैसे वर्क करता है और हम उस पे कैसे वर्कआउट कर सकते हैं एक विमेन लॉ में? तो हमारे देश में जब रिसेंटली एआरटी बिल आया तो उन्होंने जो भी फर्टिलिटी क्लिनिक्स है उसको डिवाइड किया कुछ कुछ कैटेगरीज में, एआरटी क्लिनिक 1, 2 एंड 3। तो उनको उनके पास जो भी फैसिलिटीज है उस हिसाब से वो क्राइटेरिया, वो जो क्लिनिक है वो सेग्रीगेट हो गई। तो जो लेवल 3 की क्लिनिक्स है उनके पास स्पर्म बैंक्स होती है और एग बैंक्स होती है, जिनके पास वो गवर्नमेंट ऑथराइजेशन की ज़रूरत है। सभी क्लिनिक्स में वो हो नहीं। अगर आपको नहीं पता है, आप कोई भी फर्टिलिटी सेंटर में जाके पूछ सकते हैं कि क्या आप एक स्पर्म बैंक या एग बैंक है, और अगर वो कहती है नहीं तो वो आपको गाइड कर सकती है कि कौन है। अब पहले donations were easily done by whoever. Now it is only altruistic. मतलब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, मतलब altruistic मतलब there is no amount of money that is given against the donation. मैं किसी के अच्छे के लिए
ये कर रही हूँ, आई एम गोइंग थ्रू दिस, सो इफ आई हैव अ सिस्टर ऑफ माइन और अ फ्रेंड ऑफ माइन हु कम्स एंड टेल्स मी कि विल यू डू दिस फॉर मी, एंड इफ आई अग्री टू इट टू हेल्प दैट friend or a close person to me, then I'll undergo it. Okay. But I will not expect some money out of it because I'm doing it as a goodwill to that person. तो ये जो है altruistic donations are there, so ये कर सकते हैं. उसके अंदर फिर हमें स्पर्म बैंक या एक बैंक में जाके हमारी कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट जो स्क्रीनिंग होनी चाहिए वो करनी पड़ती है. वो करने के बाद अगर इफ फिट इनटू द क्राइटेरिया कि हम डोनेट कर सकते हैं, देन दे टेल अस कि हमें क्या ड्यूरेशन ऑफ व्हाटएवर हैज़ टू बी फॉलोड और कब हमें आके क्या करना है. तो मेल्स के लिए स्पर्म के लिए यू मस्ट नॉट हैव सेक्सुअल एक्टिविटी और मैस्टरबेशन फॉर 2 or 3 days एंड देन यू कम एंड गिव अस द स्पर्म is what we will tell. And females के लिए तो they have to undergo the stimulation cycle जिसमें हम अंडा बनाते हैं, and they have to undergo the pickup process जिसमें हम वो अंडा एक नीडल के माध्यम से बाहर निकालते हैं and हम प्रिजर्व करते हैं. एंड जिस कपल के लिए ये किया गया है उनके लिए फिर वो यूज़ किया जाता है. जी.